करेंगे स्पेशल रिपोर्ट की। नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो आज अराजकता में बदल चुका है। कल सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हुआ आंदोलन खुद एंटी सोशल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ लोकतंत्र के प्रतीक संसद को भी फूंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया। यहां तक कि ओली सरकार के मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ गया है। चलिए पहले आपको नेपाल के जनजी क्रांति को लेकर अभी तक के सभी अपडेट बता देते हैं। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाया है और नेपाल पे हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत की जानकारी है। बता दें काठमांडू समेत 9 जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। नेपाल के पीएम के पी ओली ने जो है इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। हिंसा के खिलाफ नेपाली सेना ने मोर्चा अब संभाल लिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा भी आया है। भारी विरोध के बीच राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद पीएम ओली ने काठमांडू छोड़ दिया है। नेपाल की सड़कों पर विद्रोह के शोले, सिस्टम से नाराजगी, आक्रोश की लहर। गुस्से की आग में जल रहा नेपाल। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। काठमांडू की सड़कों पर धुएं का गुबार है। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी एक युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी है। इस आंदोलन को जेनजी क्रांति कहा जा रहा है। इसका ट्रिगर बना सोशल मीडिया बैन। सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारी कहते हैं यह सिर्फ बैन नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तानाशाही रवैये के खिलाफ युवा सड़कों पर है। नेपाल में कई सालों से हो रहा कुशासन, मिस गवर्नेंस, करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट है। सोशल मीडिया तो ये सरकार की प्लानिंग थी। उनको मालूम था कि ये बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। संसद भवन में आग लगा दी गई है। वित्त मंत्री जी को सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, जो इतने सालों से उनके यहाँ टैक्स से खेल रहा होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन जी इतना पागल हो गया है कि यूट्यूब बंद हो गया तो वो चिड़चिड़ा गया और एक दिन में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को नेपाल छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत दिनों से चुनाव जीतने के लिए जब जब सरकारें बड़े बड़े वादे करती रहेंगी, लोगों को फंसाती रहेंगी कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो एक दिन फटेगा। श्रीलंका में आपने देखा, बांग्लादेश में आपने देखा और अब आप नेपाल में देख रहे हैं। आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं। नेपाल में हत्यारी सरकार जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू, पोखरा, इटहरी, वीरगंज, ललितपुर, बुटवल, भैरहवा, भक्तपुर समेत कई शहरों में कर्फ्यू है। नेपाल का झंडा चाहिए, एमएलए कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। नेपाल का देखिए इनकी मांग है, नेपाल का झंडा इन्हें चाहिए और यहाँ पे इस तरह के युवा जो हैं वो सड़कों पर हैं। नेपाल सरकार ने हालात काबू में करने के लिए सेना को तैनात कर दिया है। शूट एट साइट के आदेश जारी हुए हैं। सुरक्षा बल
संसद भवन, राष्ट्रपति निवास और प्रमुख सरकारी इमारतों के बाहर तैनात हैं। भी होगा, सख्त होगा और इसको देश से भगाकर छोड़ेंगे हम लोग। भारत ने नेपाल की स्थिति पर गहरी नजर रखने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद की अपील की है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं, ये उस गुस्से की लपटें हैं जो सालों से भीतर सुलग रही है। नेपाल के युवाओं ने जिस तरह से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, एक चेतावनी है। अगर सरकार ने अब भी संवाद का रास्ता नहीं चुना तो ये आंदोलन सिर्फ नेपाल ही नहीं, एक बड़े इलाके की राजनीति को झकझोर सकता है। और आगजनी में नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की मौत की जानकारी है। भीड़ ने पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगाई थी। झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी की जलने से मौत की जानकारी है। हिंसा के बीच नेपाल की सेना का बयान भी सामने आया। हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। सेना की आंदोलनकारियों से संयम बरतने की भी अपील है। नेपाल की सेना का पूरे देश पर कब्जा है। जल उठाए नेपाल, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो चुकी है। भीड़ ने पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगाई थी। झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी की जलने से मौत हो गई। और पिछले 2 दिनों में नेपाल का जर्रा जर्रा जल उठा है, या यूं कहें कि नेपाल में समूचा लोकतंत्र ही जला दिया गया। नेपाल में सड़कों पर उतरी इस भीड़ को आंदोलनकारी कहें या फिर उपद्रवी, आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने वाले इन प्रदर्शनकारियों को दंगाई कहना भी गलत नहीं होगा। 4 सितंबर से ये भीड़ नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी थी और आज नेपाल की संसद जलाकर भी चैन से नहीं बैठी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल के ये युवा बवाल आखिर कर क्यों रहे हैं। तो नेपाल सरकार ने 26 ऐप पर बैन लगाया, रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर बैन किया। नेपाल में कंपनियों को ऑफिस खोलने को कहा। साथ ही साथ एससी के आदेश के बाद सख्ती भी दिखाई गई। पढ़ाई और कारोबार पर इसका असर पड़ा और इसी के बाद की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। नेपाल में विद्रोह का दूसरा दिन। आज फिर सुलगे नेपाल के कई शहर। अब उपद्रवियों के निशाने पर नेताओं के घर। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर हमला। काठमांडू की ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में हालात कितने बेकाबू हैं। सड़क पर पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस के साथ झड़प। हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। नेपाल में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों को रोककर टायर जला दिए गए, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं।
हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनके साथियों की मौत हुई है उससे काफी ज्यादा नाराज है। तो ये सीधी तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं जहां पर कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। सुरक्षा बल भी लगातार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और कई जगह फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज हैं सरकार से और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है उससे विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं। जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। इस हिंसा के बाद अब कई मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके नेपाल में सरकार के हाथ से स्थिति निकलती दिख रही है। फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आनंद फानंद को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जो जनरेशन रेवोल्यूशन है इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। और जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। लेकिन सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और प्रधानमंत्री को एक लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा जिसमें एक गठन की बात की है कि करीबन 15 दिनों में एक कमेटी जो है पूरी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से मौतें हुई हैं, किस तरह से गोली चली, किस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार ने इस बात का जरूर हवाला दिया। नेपाल में विद्रोह को दबाने के लिए जो तरीका वहां की सरकार ने अपनाया उससे नेपाल में ज्यादा गुस्सा है। हर बदलते घंटे के साथ नेपाल की सेना की तरफ से चलाई जा रही गोलियों से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल में जेनजी का गुस्सा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने पार्टी ऑफिस और नेताओं के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जानकारी है कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर पर भी हमला हुआ। हालात को देखते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान किया है, लेकिन राजधानी और कई जिलों में कर्फ्यू लागू है। और नेपाल के हालातों पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी भी जारी हुई है। नेपाल की यात्रा फिलहाल स्थगित रखें, नेपाल में मौजूद भारतीय बाहर ना निकलें, यह भी कहा गया है। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, 9808602881। दूसरा नंबर है 9810326134। इन नंबरों को जारी किया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर है। नेपाल के लिए एयर इंडिया की 10 उड़ानें जो हैं रद्द की गई हैं। तो नेपाल के हालातों पर विदेश मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है और इसी बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, नेपाल के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और इसी बीच विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है, जो यात्रा करना चाह रहे हैं फिलहाल वो नहीं कर पाएंगे, स्थगित की गई हैं सारी फ्लाइट्स। वो सुनिश्चित किया जाए। विदेश मंत्रालय की तरफ से उन भारतीयों को सुझाव दिया गया जो नेपाल जाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया है कि वो नेपाल जाने से बचे जो भारत से नेपाल जाना चाहते हैं। दूसरी अहम बात यह कि जो नेपाल में इस वक्त भारतीय मौजूद है उनको सुझाव दिया गया कि वो अपने स्थान पर रहें। और इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से 2 नंबर भी जारी किया गया है। वो दोनों नंबर व्हाट्सएप के नंबर है और उस पर कोई भी जरूरत हो तो संपर्क करने की सलाह दी गई है। पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय
मंत्रालय की नजर है, या यूं कहे कि भारत की नजर है। और विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले या ऐसी जगह पे ना जाए जहां हिंसा हो रही है। वाकई हेल्पलाइन नंबर तो नीरज जारी कर दिया गया है। कुछ वहां पर जो लोग मौजूद हैं, छात्र हैं, उन सभी से क्या संपर्क भी साधा किया गया है कि वो सेफ हैं जहां पर हैं, सेफ हैं भी नहीं, या उन्हें किसी मदद की जरूरत है? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, लगातार जो भारतीय दूतावास है वो लगातार संपर्क में, जो लोग दूतावास से संपर्क कर रहे हैं, और एडवाइजरी जारी करने का मकसद यही है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि ताकि जो भारतीय इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। उसके बाद भारतीय दूतावास उनकी मदद को बिल्कुल आगे आएगा अगर किसी को कोई दिक्कत होगी। लेकिन विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास का एक सुझाव साफ साफ है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले जो इस वक्त नेपाल में मौजूद है, क्योंकि सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि पूरे नेपाल में जो स्थिति है इस वक्त बेकाबू है। और जिस तरह की राजनीतिक अव्यवस्था उपजी है, खासकर प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद, वो भी अपने आप में चिंतनीय है और खतरनाक भी है तमाम लोगों के लिए। और क्योंकि भारत की सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल में बहुत सारे भारतीय भी रोजमर्रा के तौर पे भी आते जाते हैं, तो तमाम लोगों को यह सुझाव दिया गया कि जो लोग जाते हैं वो न जाएं और जो लोग वहां मौजूद हैं अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए अपने घरों से बाहर न निकले। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी को साझा करने के लिए। तो नेपाल के हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं और अब विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी